नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। हैदराबाद के होटल में सोमवार रात 10 बजे आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। हैदराबाद कमिश्नर शिवानंद ने एक एजेंसी को बताया कि फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चला गया और लेकिन धुआं काफी ज्यादा था और इस वजह से कुछ लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है कि ये सम्मेलन विचार, विशेषज्ञता और डेयरी क्षेत्र से जुड़ी परंपराओं को के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। विश्व डेयरी समिति के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान बड़े पैमाने पर उत्पादन से ज्यादा बड़े समूह द्वारा उत्पादन की है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी का ऑपरेटिव देश के 2 लाख से ज्यादा गांव में करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करते हैं और ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बीच में कोई मिडलमैन नहीं होता और ग्राहकों से जो पैसा मिलता है उसका 70% से ज्यादा किसानों की जेब पे ही आता है। पूरे विश्व में इतना ज्यादा अनुपात किसी और देश में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। गुजरात पुलिस के इनकार के बाद आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दावा करते हुए कहा कि अहमदाबाद में उसके कार्यालय में पुलिस के छापेमारी के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अगर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तलाशी के बारे में सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है तो सारे सबूत दिखाए जाएंगे। आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने यहाँ पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पुलिस ने अहमदाबाद में पार्टी कार्यालय पर रविवार को अवैध रूप से छापा मारा। वे जबरन कार्यालय में घुस गए और अदालत के किसी वारंट या फिर आदेश के बिना 2 घंटे तक तलाशी लेते रहे। उन्होंने दावा किया कि पुलिस के दल ने सभी कंप्यूटरों को खंगाला, पार्टी कार्यालयों में रखे सभी दस्तावेजों की जांच की और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। भारद्वाज ने कहा कि अहमदाबाद पुलिस इसलिए इनकार कर रही है क्योंकि उन्हें पार्टी कार्यालय पर अवैध तलाशी के दौरान आपके खिलाफ कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारे पास पुलिस द्वारा अहमदाबाद में हमारे पार्टी कार्यालय में अवैध छापे मारने और तलाशी लेने के सबूत है। हमारे लोग उन पुलिस अधिकारियों को जानते हैं जो वहां थे। अगर गुजरात के मुख्यमंत्री एक संवाददाता सम्मेलन करने और छापे से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने के लिए राजी हो जाते हैं तो फिर हम सबूत पेश करने के लिए भी तैयार है। अहमदाबाद स्थित पार्टी दफ्तर पर छापे की खबरों के गुजरात केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता से मिल रहे अपार समर्थन से भाजपा बुरी तरह से बौखला गई है। आपके पक्ष में गुजरात में आंधी चल रही है। दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी रेड करनी शुरू कर दी। दिल्ली में कुछ नहीं मिला, गुजरात में भी कुछ नहीं मिलेगा। बिहार में अब हैसियत की सियासत शुरू हो गई है। नीतीश कुमार और उनके सिपह सालार रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह एक दूसरे की हैसियत बता रहे हैं। इससे पहले सीएम नीतीश ने आरसीपी और उनकी हैसियत की याद दिलाई तो अब आरसीपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, मेरी औकात उनसे ज्यादा है। आरसीपी ने कहा कि 1982 में जब वो सड़क पर घूम रहे थे तब मैं गांव में पढ़कर सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर रहा था। इंजीनियरिंग पास करके बाद कभी कोई परीक्षा दिए थे, एक बार फिर नेवी की परीक्षा दिए थे, पास तक नहीं कर पाए थे, तब यह बयान पटना में दिया। बात करते हुए जब जेडीयू की तरफ से गद्दार कहे जाने वाले सवाल पर उनकी राय पूछी तब उन्होंने कहा कि 3 बार जनादेश का अपमान करने वाले से बड़ा कोई गद्दार नहीं हो सकता। ललन सिंह का नाम सुनते ही आरसीपी सिंह ने कहा कि वो मेरे साथ है, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना है। आरसीपी ने कहा कि यह नीतीश कुमार उन्हें नेता बताने वाले कौन होते हैं, उनकी क्या औकात है, आपको किसने बनाया नेता है, आप जन्मते ही नेता है क्या? 1977 में क्या औकात थी, एमएलए का टिकट मिला था, हार गए थे। 1980 में क्या हुआ था, हार गए थे आप। आपके मन में अगर मेरे प्रति कुंठा है तो कुंठा से ग्रसित मत होइए। लोकतंत्र में सभी की हैसियत बराबर होती है। भारत के संविधान में सभी बराबर हैं। आप मुख्यमंत्री क्यों है? क्योंकि जनता ने आपको चुना है। अपने आप नाम मुख्यमंत्री नहीं है, हट जाइए, खत्म कीजिए।
जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा में 15 नवंबर 1921 में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी आमिर मागरे का शव कब्र से बाहर निकालने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। आमिर के पिता लतीफ ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि अंतिम संस्कार के लिए उनके बेटे को शव को निकालने की मंजूरी दी जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बीएस पादरीवाला ने बेंच ने कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आमिर के शव का प्रशासन ने सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया। शव निकालने वाले का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक यह न दिखे कि इसे न्याय का हित हो रहा है। बेंच ने कहा कि आमिर के पिता की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट कानून के अनुसार काम करता है। हालांकि बेंच ने आमिर के पिता लातिफ को उसकी कब्र पर प्रार्थना करने की अनुमति दे दी है। हैदरापुर में 15 नवंबर 2021 को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान आमिर और उसके साथ 3 साथी मारे गए थे। पुलिस ने चारों को श्रीनगर से 17 किलोमीटर दूर हंदवारा में दफना दिया था। एनकाउंटर के बाद आमिर के परिवार ने हाईकोर्ट का रुख किया था। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मई 2022 में आमिर के शव निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन प्रशासन ने तुरंत डबल बेंच में अपील कर दी। इस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर पलट दिया और कहा कि शव को बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसके बाद आमिर के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नया समन जारी कर दिया है। जारी समन के मुताबिक अब एक्ट्रेस को 14 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया गया है। इससे पहले इस मामले में एक्ट्रेस पर जारी हुए समन के मुताबिक 12 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए गए थे, लेकिन पहले से निर्धारित कुछ कमिटमेंट्स की वजह से अभिनेत्री ने तारीख पर उपस्थित होने पर असमर्थता जताते हुए पुलिस ने दूसरी तारीख की मांग की। इससे पहले बीते दिन दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अभिनेत्री से सोमवार को होने वाली पूछताछ को स्थगित कर दिया था। पुलिस ने जानकारी दी थी कि इस संबंध में जैकलिन को एक और समन जारी किया जाएगा। दरअसल एक्ट्रेस ने दिल्ली पुलिस को ईमेल के जरिए जानकारी दी थी कि पहले से ही तय कुछ कमिटमेंट्स की वजह से वह 12 सितंबर को होने वाली जांच में शामिल नहीं हो पाई थी। इसके बाद उन्होंने नई तारीख की भी मांग की थी। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले में जांच में शामिल होने के लिए जैकलिन को तलब किया है। प्रवर्तन में निदेशालय में अपनी चार्जशीट को बनाई। ईडी के चार्जशीट से पहले कहा गया कि जैकलिन को सुकेश के आपराधिक मामलों में शामिल होने की जानकारी थी। इसके बाद भी उन्होंने सुकेश के आपराधिक रिकॉर्ड के नजरअंदाज करते हुए उनके साथ वित्तीय लेन देन किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सामने आने के बाद से एक्ट्रेस कई बार ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हो चुकी है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद स्वामी सरस्वती के उत्तराधिकारियों के नाम सोमवार को दोपहर को घोषित हो गए हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के ज्योतिपीठ के बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ का प्रमुख घोषित किया गया है। उनके नामों की घोषणा शंकराचार्य जी के पार्थिव देह के सामने की गई है। स्वरूपानंद स्वामी का 98 वर्ष की आयु में रविवार को निधन हो गया था। उन्होंने ज्योतेश्वर स्थित परमहंस गंगा आश्रम में दोपहर करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त नरसिंहपुर पहुंच रहे हैं। उनके पार्थिव देह आश्रम के गंगा कुंड स्थल पर रखी गई है। मध्य प्रदेश के गोटेगांव तहसील के चौतेश्वर में ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। शंकराचार्य के दर्शन करने देश प्रदेश के कई शहरों से श्रद्धालु आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजकीय शोक की घोषणा की। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें समाधि दी जाएगी। सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अंतिम दर्शन किए। शिवराज ने इस अवसर पर कहा कि हमें धर्म के ध्वजवाहक, हमारी संस्कृति एवं जीवन मूल्यों के पोषक योद्धा सन्यासी जिन्होंने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी और करोड़ भक्तों के सम्मान पर चलने की प्रेरणा दी, ऐसे परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अवोध्याक ठिकाने पर पहुंचकर उन्हें तबाह करना, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ रोजाना हो रहे ऑपरेशन और उत्तर पूर्व में उग्रवादियों पर नकेल कसना, इन सभी में सीआरपीएफ के जाबाज ग्राउंड कमांडर की अहम भूमिका है। इसके बावजूद केंद्र सरकार इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नतीजा सीआरपीएफ के युवा अफसर 8-10 साल के बाद फोर्स को अलविदा कर रहे हैं।
पिछले 5 से 6 सालों में 150 से अधिक सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी है। हैरानी की बात तो यह है कि इन अधिकारियों को अपने हितों के लिए सर्वोच्च अदालत का सहारा लेना पड़ रहा है। पहचान और पदोन्नति के लिए मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कई मामलों में तो ऐसे हैं जो कोर्ट की अवमानना के लिए दायर किए गए हैं। केंद्र सरकार ने अदालत के आदेश के बावजूद संगठित सेवा का दर्जा देने जैसे कई फैसलों को जानबूझकर लागू ही नहीं किया। कुछ दिन पहले ही सेवा को अलविदा बोल चुके सहायक कमांडेंट सर्वेश त्रिपाठी बताते हैं कि सीआरपीएफ व दूसरे बलों में सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बात केवल पदोन्नति या दूसरे आर्थिक फायदों की नहीं है, यहाँ तो पहचान के लिए लड़ना पड़ रहा है। सीआरपीएफ में मेडिकल कैडर, मिनिस्ट्रियल और यहाँ तक कि वेटरनरी डॉक्टर को भी समय पर पदोन्नति मिल नहीं जाती, मगर एग्जीक्यूटिव कैडर के साथ हर मामले में भेदभाव होता है। हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मर्डर की जांच में अब सीबीआई करेगी। गोवा सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच करवाने का फैसला लिया। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेटर लिखा गया है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सीबीआई की जांच को सिफारिश कर दी है। इसकी जानकारी गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दी। उन्होंने कहा कि लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी कि मामले की जांच सीबीआई से हो। इसके अलावा सोनाली की बेटी यशोधरा भी लगातार सीबीआई की जांच की मांग उठा रही थी। उन्हें कहा कि हमें अपनी तरह पुलिस पर भरोसा है। पुलिस जांच सही दिशा में कर जा रही है। कई फ्लू भी पुलिस को हासिल हुए, लेकिन लोगों और उनकी बेटी की मांग को ध्यान में रखते हुए यह केस अब सीबीआई को दिया जा रहा है। गौरतलब है कि सोनाली फोगाट 23 अगस्त की सुबह गोवा के एक रिजॉर्ट में मृत मिली थी। जब वो मृत मिली तब उसके समय सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ही उसके साथ थे। सोनाली ने मंगलवार सुबह 8 बजे से उसके भाई को फोन करके मौत की सूचना दी और उसके बाद परिवार के सदस्यों फोन उठाना बंद कर दिए। परिवार का आरोप है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने ही सोनाली का मर्डर किया है। सुधीर की नजर सोनाली की प्रॉपर्टी पर थी। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसने सोनाली की हत्या की है। मामले में सीबीआई जांच के लिए सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ट्वीट किया था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े संदिग्ध आतंकी गिरोहों के संबंध में यह तलाशी ले रही है। पंजाब मुक्तसर की बागवाली गली स्थित पीपलवाली गली में नई दिल्ली एनआईए की टीम ने मुक्तसर पुलिस सहित एक घर में रेड की और कई घटनाओं परिजनों से बात की। मामला अब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मोबाइल सिम से जुड़ा मामला बताया जाता है, जो सिम किसी हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल अंतिम शूटर दीपक मुंडी को गिरफ्तार कर लिया गया, जब पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर दीपक मुंडी को उसके 2 साथियों कपिल पंडित और राजेंद्र को पश्चिम बंगाल नेपाल सीमा पर स्थित भान साहिब से पकड़ा। नेपाल सरहद में गिरफ्तार शूटर दीपक मुंडी और उसके 2 साथियों को रविवार को मानसा की अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने दीपक मुंडी, कपिल पंडित व राजेंद्र को 17 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। तीनों खबरों में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या 19 मई को पंजाब के मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला 29 मई को शाम लगभग 4:30 बजे अपने पड़ोसी गुरविंदर सिंह और चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह के साथ अपने घर से निकले थे। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वह अपनी महिंद्रा थार गाड़ी चला रहे थे। नोएडा के इकोटेक 3 ने इलाकों की एक कंपनी में मच्छर मारने की दवा के छिड़काव करने के बाद 16 महिला बेहोश हो गई। सबको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना पर सभी महिलाओं के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। सभी की स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बताया कि रविवार को इकोटेक तीसरी क्षेत्र के अंतर्गत एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को पुलिस की सूचना की कंपनी में मच्छर मारने की दवा छिड़कवाई गई थी। इसके चलते कंपनी में काम करने वाली 16 महिलाएं दवा के असर से बेहोश हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सभी महिलाओं को पास एक नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी खतरों से बाहर बताया है।
पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर मामले में किसी खिलाफ शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी महिलाओं के परिजनों को सूचना दे दी गई है, वह सभी अस्पताल में मौजूद है। मेघालय के जोंतिया पहाड़ियों के शांगपुंग गांव में मॉब लिंचिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह शनिवार को गांव के कुछ लोगों ने 4 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। पता जा रहा है कि भीड़ को उन 4 लोगों के बारे में यह संदेश हुआ कि वो चारों जिवाई जिला जेल से फरार हुए हैं। उनका संबंध अपराधियों का एक गिरोह से है। भीड़ के इस मामले में वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव वाले लाठी डंडों और लोहे की रोड से कथित तौर पर फरार कैदियों को पीटने के लिए भाग रहे हैं। आपको बता दें कि 10 सितंबर को जुवाई जेल जिले से एक घाट पर चाकू से हमला कर गिरोह के 4 अपराधी फरार हो गए थे। कारागार महानिरीक्षक जेरी एफ के मारक ने पीटीआई को बताया कि शनिवार सुबह करीब 2 बजे 6 कैदी जिला जेल से फरार हो गए थे। जेल के अधिकारी प्रारंभिक जांच कर रहे हैं। सांगपुंग के मुखिया रोबन ने कहा कि वे लोग भागकर सांगपुंग इलाके के एक जंगल में छिप गए। उनको जानकारी लोगों को तब लगी जब अपराधी खाने का कुछ सामान लेने के लिए एक चाय की दुकान पर पहुंचा और ऐसे में उस अपराधी की पहचान हो गई। अपराधी की पहचान कुछ देर में ही पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद गांव के लोग अपराधियों की तलाश में जंगल की तरफ भागे और गांव वालों ने अपराधियों को घेर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडपादी के पलानी स्वामी को अद्राधुमक मुख्यालय की चाबी सौंपने के मद्रास हाई कोर्ट के मुदेरू बेंच के आदेश के खिलाफ पूर्व सीएम और आंध्र मुदक नेताओं पनीर सेल्वम की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था जिसमें चेन्नई के अद्राधुमक मुख्यालय के पार्टी के अंतरिम महासचिव ई पलानी स्वामी को सौंपने के लिए कहा गया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस एन वी रमन, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सिटी रविकुमार ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम की याचिका पर राजस्व विभाग अधिकारी और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेट्र के पलानी स्वामी गुट को नोटिस जारी किया था। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश के बाद यानी शनिवार के रोज प्रदेश भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे शुरू हो गया था, जिसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अपनी टीमों के साथ मदरसों का दोहरा भी सर्वे करेंगे। टीम के प्रशासन और शिक्षा विभाग के अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लोग शामिल हुए, जिसमें सर्वेक्षण के दौरान राज्य के प्रत्येक जिले में छात्र और शिक्षकों की संख्या के साथ साथ मदरसे की आय के स्रोत की जानकारी भी जुटाई गई। प्रदेश की योगी सरकार ने निर्देश दिया था कि 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा कर 25 अक्टूबर तक राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश की जाएगी। 31 अगस्त को यूपी सरकार ने बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की जांच के लिए राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने का फैसला किया था। आज के स्पीड न्यूज में बस इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम है, हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। लहरों से डरकर नौका